हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 21, एकांश और कामिनी की बटेन, ओंकार का जुनून। अब तक वही एकांश अपनी जलती हुई निगाहों से डोडो को देख रहा था। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली थी। फिर वो अपने डीप टोन में कहता है, ये क्या है अक्षता, और दूर रखो इस बंदर को, तुम्हें चोट लग जाएगी। और तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे के लिए भी ये सेफ नहीं है। और इतना कहकर एकांश उसे बंदर को हटाने ही वाला था कि डोडो उछाल कर अक्षता के दूसरे साइड बैठ गया और दक्षिता को दूसरे साइड से पकड़ लिया, जिसे देखकर एकांश को और गुस्सा आ गया। एकांश को ऐसा करते देखकर अक्षता एकांश पर गुस्सा होते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, क्यों इसे तंग कर रहे हैं? और ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला, ये जब छोटा था तब से मेरे साथ है। इतना कहकर वो डोडो को अपने गोद में उठा लेती है और रूम के अंदर आ जाती है। वही एकांश गुस्से में अपनी मुट्ठी को करते हुए कहता है, दिस इज नॉट गुड स्वीट हार्ट, तुम मेरे अलावा किसी और को किस कैसे कर सकती हो, मेरे अलावा किसी और को अपने सीने से कैसे लगा सकती हो, मेरे अलावा अगर तुम किसी को किस कर सकती हो तो वो हमारा बच्चा होगा और कोई नहीं। इतना कहकर वो भी अंदर आ जाता है। अब आगे, जब एकांश रूम में आता है तो देखा है कि अक्षता डोडो को अपने सीने से चिपक कर बेड पर आराम से सोई हुई है, जिसे देखकर एकांश को फिर से गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को काबू कर कर खुद से ही कहता है, कम डाउन एकांश, पहले ही अक्षता तुझसे नाराज है, अगर तुम फिर से कुछ कहेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका गुस्सा बढ़ जाए। वैसे भी जब से प्रेग्नेंट हुई है तब से इसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगा है। फिर कुछ सोचकर वह मुस्कुरा देता है और फिर खुद से ही कहता है, हुम, गुस्सा तो आना ही चाहिए, आखिर स्वीट हार्ट के टमी में मेरा बेबी जो है, और जहीर से बात है मुझ पर ही गया होगा तो गुस्सा आना तो लाजमी है। इतना कहते ही एकांश के चेहरे की स्माइल और गहरी हो गई और वो सावर लेने के लिए वॉशरूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ अभय अपने रूम के वॉल पर लगी फोटो को देख रहा था। उस वॉल पर राशि की तस्वीर लगी थी। अभय राशि की तस्वीर देखते हुए कहता है, बेबी डॉल तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई से मैं निपट लूंगा और बहुत जल्द तुम्हें अपनी दुल्हन बना लूंगा। इतना कहकर वो हंसने लगता है। वो जब से राशि से मिलकर आया था तब से उसकी हंसी उसके चेहरे से जा ही नहीं रही थी, वो बहुत खुश था। फिर वो भी अपना काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओमकार और खुशबू दोनों में ही बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। और अभी ओमकार और खुशबू एक मिनी डेट पर आए थे। इसे डेट कहना सही नहीं होगा क्योंकि खुशबू तो बस खाने पर ही ध्यान दे रही थी, उसे तो ओमकार की कोई फिक्र ही नहीं थी। वही ओमकार बस उसे देखे जा रहा था, उसे इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा था कि खुशबू उसे इग्नोर कर रही है। वो तो इस बात से खुश था कि खुशबू अभी उसके साथ है और उसके सामने है। तभी खाते खाते खुशबू को एहसास होता है कि ओमकार उसे कंटिन्यूअस देखे जा रहा है, या फिर ये कहूं कि घूरे जा रहा है। ऐसे एहसास कर कर खुशबू अपने सर को ऊपर कर एकांश को देखते हैं तो पाती है कि सच में एकांश उसे ही बिना अपने पाल के झटकाए देख रहा है। उसको ऐसा देखते प्रकार खुशबू उसके सामने अपनी चुटकी बजाते हुए कहती है, भाई कहाँ खो गए, ऐसे क्यों देख रहे हो? खुशबू के मुंह से खुद के लिए भाई शब्द सुनकर ओमकार को गुस्सा जाता है और ओमकार खुशबू को अपनी जलती हुई निगाहों से देखने लगता है। ओमकार का बदलता एक्सप्रेशन देखकर खुशबू को भी समझ में आता है कि उसने फ्लो फ्लो में क्या कह दिया। इस बात का एहसास होते ही खुशबू अपने गले को अपने थूक से गिला करती है और ओमकार की तरफ देखकर झूठ की तरह से मुस्कुरा देती है और ऐसी ही तरह मुस्कुराते हुए कहती है, आई एम सॉरी, वो स्लो फ्लो में निकल गया। पर ओमकार कहाँ अब उसकी सुनने वाला था। वो तुरंत अपने चेयर से उठा और खुशबू को भी अपने कंधे पर किसी बोरी की तरह उठा लिया और उसे वहां से ले जाकर अपने कार के बैक सीट पर पता कर दिया और खुद उसके बगल में बैठ गया और ड्राइवर को एक नजर देखा, जिसे ड्राइवर समझ गया ओमकार को उस रेस्टोरेंट का बिल देने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो रेस्टोरेंट ओमकार का ही था। कुछ ही देर में जब गाड़ी चलने लगी तब खुशबू ओमकार पर बरसते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है ओमकार, तुम मुझे ऐसे कैसे उठकर ला सकते हो?
फिर अपनी मुट्ठी बनाकर एक 5 ओमकार के चेस्ट पर मरती है और फिर अपने गुस्से भरी आवाज में कहती है, देख रही हूँ कुछ दिनों से जब से मैं तुम्हें गलत समझना बंद की हूँ तब से तुम मुझ पर कुछ ज्यादा ही हक जमा रहे हो। फिर अपने इंडेक्स फिंगर ओमकार के तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, ये जो तुम कर रहे हो ये सब करना बंद करो, क्योंकि ना तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और ना ही तो मेरे होने वाले हस्बैंड और ना ही कोई मेरी रिलेटिव। तो फिर तुम किस हक से अब मेरे ऊपर इतना हक जताते हो? कहीं भी ऐसे ही उठाकर जब तुम्हारा मन करता है ले आते हो और वहां से ले आते हो। खुशबू तो अपने ही धुन में बोले जा रही थी, लेकिन खुशबू की बात सुनकर ओमकार को गुस्सा आ रहा था। जब ओमकार से अपना गुस्सा हैंडल नहीं होता है तब ओमकार अपनी सीट के बगल में एक बटन को दबाता है, जिससे कार 2 पार्ट में बढ़ जाती है। और जैसे ही कार 2 पार्ट में बैठी है, ओमकार एक झटके में खुशबू को अपने गोद में बैठा लेता है और उसके बालों को अपने मुट्ठी में कस लेता है। ओमकार का एक हाथ खुशबू के कमर पर था और दूसरा हाथ से वो खुशबू के बालों को पकड़ा हुआ था। फिर उसे अपने फेस के एकदम करीब लाते हुए अपनी दांत को पीसते हुए कहता है, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी, तुम्हें मैं सच क्या बता दिया? तुम्हें लगने लगा कि जो तुम चाहोगी वैसे ही होगा। फिर उसके लिप पर सॉफ्ट किस कर कर दूर हटा है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्या कहा था तुमने कि ना तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और ना ही तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है? तो मैं तुम्हें बता दूं बेबी कि जिस वक्त तुम मेरे सामने पहली बार आई थी उसी वक्त से तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक हो गया था। फिर अपने हाथ से खुशबू के चेहरे पर आ रहे बाल को उसके कान के पीछे कर कर उसके कान के पास जाकर बहुत ही सेडिक्टिव वॉइस में कहता है, और जहां तक बात हुई तुम्हारे बॉयफ्रेंड या हस्बैंड की तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं रहूंगा और कोई भी नहीं। अगर कोई तुम्हारे तरफ आंख उठा के भी देखेगा तो मैं उसकी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोने वाला। फिर उससे थोड़ा दूर होकर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, और अगर तुम किसी के पास जाने की सोची तो तुम्हारी यही जो प्यारे प्यारे तंग हैं ना, उन्हें मैं तोड़ दूंगा और तुम्हें अपने बेडरूम में अपने बेड पर ही छोड़ दूंगा। ये कहते वक्त ओंकार के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी, जिसे देखकर और उसकी बातें सुनकर खुशबू डर गई। जब तक वो लोग बात कर रहे थे तब तक खुशबू का घर आ गया। खुशबू के घर आने के बाद ओमकार ने खुशबू के फोरहेड पर कैसे किया और उसे छोड़ दिया। ओमकार के छोड़ते ही खुशबू बिना देर किए कार से उतरकर भागकर अपने घर में चली गई। खुशबू को ऐसे भागते देखकर ओमकार के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो जिस तरफ से खुशबू गई थी उसी डायरेक्शन में देखते हुए कहता है, चेतना भगाना है भाग लो, पर बहुत जल्द तुम्हें मुझे भागना मौका नहीं मिलेगा और तुम हमेशा के लिए मेरे पास ही रहोगी। उसके बाद वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अभिनव अपने रूम में बैठकर अपने लैपटॉप पर अश्वी की फोटो देख रहा था। वह अश्वी की फोटो देखते हुए ही बहुत मुस्कुरा रहा था। इस तरह मुस्कुराते हुए वो आशिकी की तस्वीर को छूता है और कहता है, जाना कल तुम इंडिया वापस आ रही हो, कितने दिनों बाद तुम मुझसे मिलने वाली हो। मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा जब से मैंने जाना कि तुम इंडिया सबको सरप्राइज देने के लिए बिना किसी को बताया रही हो। फिर एविल स्माइल करते हुए अपनी बात को कंटिन्यू करता है, पर जाना तुम भूल गई कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी छिपना नामुमकिन है। मुझे तो तुम कब सांस लेती हो और कब छोड़ती हो मुझे ये तब पता रहता है। तभी उसके आंखों के सामने उसका फेयरवेल वाला डांस परफॉर्मेंस आ जाता है, जिसे याद कर कर अभिनव की आंखों से गुस्सा टपकने लगता है और वो अपने गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, और हाँ जाना, तुमने जितनी भी गलतियां की है उन सब की भरपाई भी तो तुम्हें करनी है। आ जाओ इंडिया, उसके बाद मैं तुम्हें हर एक चीज की भरपाई करने के लिए मजबूर कर दूंगा। इतना कहकर वो बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरह ओबरॉय मेंशन में कामिनी आज भी उसी तरह ड्रंक होकर घर में इंटर करती है, पर आज जैसे ही वो घर में आती है उसके आंखों में चमक आ जाती है। कामिनी अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, डार्लिंग तुम आ गए, तुम इतने दिन से कहाँ थे? मैं तुम्हारा हर दिन इंतजार करती थी। सामने सोफे पर बहुत ही एरोगेंट और स्टाइल में एकांश अपने एक पैर पर दूसरा पर चढ़ाकर दोनों तरफ अपनी हाथ को सोफे के हेड पर रखकर बैठा हुआ था। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था।
असल में जब एकांश चेंज कर कर अपने रूम में आया था तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आया जो कि ओबरॉय मेंशन के एक सर्वेंट नहीं किया था। जिसके बाद बिना देरी किए ही एकांश ओबरॉय मेंशन के लिए निकल गया था। एकांश को देखकर तो कमीनी को बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो अपने लड़खड़ते कदमों से दौड़ते हुए एकांश की तरफ आती है और जैसे ही वो एकांश को अपने गले से लगाने को हुई, एकांत साइड हट गया जिससे कामिनी वही सोफे पर गिर गई, जिससे उसे बहुत ही गुस्सा आया पर उसने अपने गुस्से को दबाते हुए चारों तरफ देखा। वहां पर कोई सर्वेंट नहीं था जिसे देखकर उसने राहत की सांस ली और अपने मन में ही सोचा, अच्छा हुआ कि यहाँ कोई सर्वेंट नहीं है वरना सब तो एक नंबर के बदतमीज है जरूर हंसने लगते। और उसने जैसा सोचा था वैसे ही होता भी है क्योंकि सारे सर्वेंट किसी पिलर के पीछे या फिर सीढ़ी के साइड में छिपकर खड़े थे और जैसे ही कमीनी गिरी सभी अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे थे। असल में एकांश ने ही उन सब को ऐसे खड़ा रहने को कहा था, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, अब क्या चल रहा था वो तो एकांकी जाने। एकांश अपनी एक आईब्रो ऊपर कर कर बहुत ही एरोगेंट तरीके से कहता है, डार्लिंग ये कब से तुमने मुझे कहना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर रुक कर अपनी मजाकिया लहजे में अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, वैसे मानना पड़ेगा तुम हर दूसरे दिन एक नए इंसान को अपना डार्लिंग बना लेती हो, ये टैलेंट तो है तुम्हें, ये बात की तो मैं भी मानता हूँ। कामिनी एकांश की बात सुनकर थोड़ा चल गई और खड़े होते हुए कहती है, कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगे हो तुम। फिर एविल स्माइल करते हुए कहती है, शायद तुम भूल रहे हो तुम्हारी प्यारी स्वीट हार्ट का जिंदगी मेरे हाथों में है, अगर कुछ भी चालाकी करने की सोच भी रहे हो तो उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल लो क्योंकि अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो तुम्हारी प्यारी लिटिल स्वीट हार्ट जो कि तुम्हारी वाइफ है उसका क्या होगा, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। कामिनी की बात सुनकर एकांश अपने गुस्से भरी आवाज में अपनी दांत पीसते हुए कहता है, जस्ट शट अप, उस दिन उसकी कोई भी गलती नहीं थी, तुम जिस तरह से ये कह रही हो कि उसे दिन उसे प्रोफेसर का मर्डर मेरी स्वीट हार्ट ने किया है, लेकिन ये सच नहीं है। कामिनी उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगती है और फिर कुछ देर में अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती है, तो उसने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी, लेकिन इतना कहकर वो रुक जाती है और एकांश की तरफ आकर उसे चिपकती हुई कहती है, कौन विश्वास करेगा इस बात पर कि उसे दिन तुम्हारी वाइफ ने कुछ नहीं किया है, जबकि मेरे पास जो सबूत है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि उसे दिन रोड को तुम्हारी वाइफ ने पकड़ा था जिससे उसे प्रोफेसर का मर्डर हुआ, जिससे साबित हो जाता है कि तुम्हारी वाइफ ने ही उसका मर्डर किया है। और फिर एकांत से एक झटके में दूर होती है और ताली मारते हुए जोर जोर से हंसने लगती है और फिर बहुत ही घमंड भरी आवाज में कहती है, और वैसे भी उसे प्रोफेसर की तो छोड़ो, तुम्हारी वाइफ पर दो एक और मर्डर का चार्ज लगा है। और हाँ, उसे चीज का भी प्रूफ मेरे पास बहुत अच्छे से संभल के रखा हुआ है जिससे ये साबित हो जाएगा कि तुम्हारी प्यारी स्वीट हार्ट ने ही दोनों मर्डर किए हैं। एकांश को कामिनी के बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसने अपने गुस्से से दोनों हाथ की मुट्ठी बना ली थी। उसके चेहरा गुस्से से एकदम काला पड़ गया था, उसके माथे की नसें भी उभर आई थी और साथ में उसकी हाथों की नसें भी साफ साफ दिख रही थी और उसकी आंखें भी बहुत ही ज्यादा रेड हो गई थी। एकांश को ऐसा देखकर कामिनी और जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे देखकर अब एकांश से रहा नहीं जाता और वो आगे जाकर कामिनी का गला पकड़ लेता है। एकांश के ऐसे अचानक गला पकड़ने से कामिनी छत बताने लगते हैं और अपने हाथों से एकांश की पकड़ को अपने गले से चुराने लगती है। एपिसोड 22, कामिनी का कन्फेशन, एकांश और अक्षिता की गलतफहमी। अब तक इतना कहकर वो रुक जाती है और एकांश की तरफ आकर उसे चिपकती हुई कहती है, कौन विश्वास करेगा इस बात पर कि उसे दिन तुम्हारी वाइफ ने कुछ नहीं किया है, जबकि मेरे पास जो सबूत है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि उसे दिन रोड को तुम्हारी वाइफ ने पकड़ा था जिससे उसे प्रोफेसर का मर्डर हुआ, जिससे साबित हो जाता है कि तुम्हारी वाइफ ने ही उसका मर्डर किया है। और फिर एकांत से एक झटके में दूर होती है और ताली मारते हुए जोर जोर से हंसने लगती है और फिर बहुत ही घमंड भरी आवाज में कहती है, और वैसे भी उसे प्रोफेसर की तो छोड़ो, तुम्हारी वाइफ पर दो एक और मर्डर का चार्ज लगा है। और हाँ, उसे चीज का भी प्रूफ मेरे पास बहुत अच्छे से संभल के रखा हुआ है जिससे ये साबित हो जाएगा कि तुम्हारी प्यारी स्वीट हार्ट ने ही दोनों मर्डर किए हैं।
एकांश को कामिनी के बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने गुस्से से दोनों हाथ की मुट्ठी बना ली थी। उसके चेहरा गुस्से से एकदम काला पड़ गया था। उसके माथे की नसें भी उभर आई थी और साथ में उसकी हाथों की नसें भी साफ साफ दिख रही थी और उसकी आंखें भी बहुत ही ज्यादा रेड हो गई थी। एकांश को ऐसा देखकर कामिनी और जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे देखकर अब एकांश से रहा नहीं जाता और वो आगे जाकर कामिनी का गला पकड़ लेता है। एकांश के ऐसे अचानक गला पकड़ने से कामिनी छत बताने लगते हैं और अपने हाथों से एकांश की पकड़ को अपने गले से चुराने लगती है। अब आगे एकांश अपने दांत पीसते हुए अपनी हाथ की पकड़ कामिनी के गले पर बढ़ते हुए कहता है, सोचना भी मत उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में, वरना तुम कहाँ गायब होगी ये बात तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगी। पर जैसे ही कमीनी बेहोश होने वाली होती है, एकांश उसे अपने से दूर धकेल कर छोड़ देता है, जिस कामिनी नीचे फर्श पर ही गिर जाती है और उसका एक हाथ टेबल में जाकर लगता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है और उसके हाथ से थोड़ा सा खून निकलने लगता है। एकांश के छोड़ने पर कामनी अपनी गर्दन को पकड़कर जोर जोर से सांस लेने लगती है और खांसने लगती है। एकांत बस बिना किसी एक्सप्रेशन का कामिनी को घूर रहा था। कुछ देर बाद जब कामिनी नॉर्मल होती है और अपना सर ऊपर कर कर एकांश को देखते हैं और कहती है, आखिर क्या है उसे लड़की में जो मुझ में नहीं है, तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, मैं तो तुम्हें अपने आप को पूरा का पूरा सौंप दिया है, फिर भी तुम एक नजर भी मुझ पर नहीं डालते। फिर धीरे धीरे खड़ी होती है और एकांश की तरफ अपनी एक कदम बढ़ाकर कहती है, बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हें कितना प्यार किया है, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी दुल्हन बनने का सपना देखा मैंने, लेकिन तुम जाकर उस लड़की से शादी कर लिए। पहले तो मुझे लगा कि 50,000 करोड़ रुपए के लिए तुम ये सब कर रहे हो, पर बाद में पता चला कि नहीं, ये सब तो नाटक था। तुम जानते भी नहीं हो एकांश की, जब मुझे पता चला कि तुमने डिवोर्स पेपर को पार कर उस हवन कुंड में जला दिया, तब मुझे कितना गुस्सा आया था। और फिर अपने गुस्से भरी आवाज में अपनी दांत पीसते हुए अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, पर तभी मैं सोच लिया था कि मैं तुम्हें और उस लड़की को तुमसे अलग कर दूंगी, वो लड़की ही है जो हमारे बीच आई है। और फिर मैंने उसे लड़की के बारे में जानने के लिए अपने आदमी लगा दिए और मुझे बहुत ही अच्छी चीजें पता चली उसे लड़की के बारे में। फिर एकांश की तरफ देखती है, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपने प्यार भरी आवाज में कहती है, तुम्हें पता है एकांश, मैं तुम्हारे लिए पेंटिंग तक सीख ली, क्योंकि मुझे पता चला कि तुम्हें पेंटिंग करना अच्छा लगता है और तुम एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहे हो जो पेंटर हो, इसलिए मैंने पेंटिंग सीखी। भले ही मुझे पेंटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर फिर भी मैंने पेंटिंग सीखी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, और एक तुम हो। ये कहते वक्त कामिनी की गले और आंखें भर आए थे और लास्ट लाइन आते आते उसकी आंखों से एक बूंद आंसू उसके गाल पर आ गए। एकांश कामिनी को देखकर एरोगेंट तरीके से कहा, मैंने नहीं कहा था तुम्हें कि तुम मुझसे प्यार करो या फिर कुछ भी मेरे बारे में सोचो। तुम खुद सोची, मैंने नहीं कहा था तुमसे कि तुम पेंटिंग सीखो, और ये भी नहीं कहा था कि अगर तुम पेंटिंग सीख जाओगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तुम जो भी की अपने मर्जी से की, और अब तुम मेरी और मेरी वाइफ के बीच में आ रही हो, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एकांश ने अभी इतना ही कहा था कि कामिनी सोफे के बगल में रखा एक फ्लावर वास उठाकर जोर से पटक कर चला कर कहती है, पर क्यों क्यों तुम उस लड़की के पीछे पड़े हो, जो वो लड़की तुम्हें दे सकती है, वो सारी चीज मैं तुम्हें दे सकती हूँ, इनफैक्ट मैं उससे कहीं ज्यादा तुम्हें दे सकती हूँ। और फिर अपनी आंखों से अपनी आंसू को बहुत ही बेदर्दी से पूछते हुए कहती है, देखो एकांश, वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती है और ना ही तुम पर विश्वास करती है, तुमने देखा ना, वो तुमसे डर के भाग रही थी। फिर एकांश के पास आकर उसका एक हाथ बहुत ही प्यार से अपने हाथ में पकड़कर कहती है, और न जाने अभी वो कहाँ पर है, पता नहीं किसके साथ होगी वो। और वो बच्चा, क्या गारंटी है कि वह बच्चा तुम्हारा ही है, ये भी तो हो सकता है कि वह बच्चा किसी और का हो और वह तुम्हारा नाम दे रही हो। कामिनी बिना सोचे समझे और बिना एकांश की तरफ देखे कह रही थी। वो बस किसी भी तरह एकांश के दिल में अक्षता के खिलाफ सब कुछ भरना चाहती थी और अपने लिए प्यार भरना चाहती थी, इसीलिए उसके जो भी दिल और दिमाग में आ रहा था वो बोले जा रही थी।
वही एकांश कामिनी की बात सुनकर उसे फिर से गुस्सा आने लगा था। एकांश बहुत ही रूठ तरीके से कामिनी का हाथ को अपने हाथ से झटकता है। जिस कामिनी 2 कदम पीछे चली जाती है वो इस बार भी गिरने वाली थी, पर वो इस बार अपने आप को संभाल लेती है। तभी एकांश अपनी इंडेक्स फिंगर कामिनी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, डोंट यू डेयर, अगर आगे से उसके खिलाफ कुछ भी कहा तो तुम्हारी जुबान काट लूंगा। फिर अपने चेस्ट पर दोनों हाथ को फोल्ड करते हुए कहता है, और जहां तक बात है उसके भागने की, तो ये तुम्हारे कारण ही हुआ है। तुम ही ने उसके और मेरे पूरे परिवार के दोनों दिमाग में ये भर दिया कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ और उस और अपने बच्चों को मारना चाहता हूँ, जबकि ये बहुत ही बड़ा झूठा है। मैं उन दोनों पर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुमने इतनी बड़ी बात फैला दी। एकांश की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर कामिनी थोड़ा डर गई, पर फिर भी अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहती है, एकांश, मैं नहीं जानती कि तुम ऐसे क्यों हो गए हो, पर इतना याद रखना कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और पूरे समाज के सामने मुझे अपनाना ही होगा, नहीं तो मैं वो जितनी भी प्रूफ है ना वो सब उन सबको दे दूंगी। और तुम अच्छे से जानते हो कि अगर उनको उनको भनक भी लगा कि प्रोफेसर की कातिल अक्षता है तो वो लोग अक्षता के साथ क्या करेंगे। इतना कहकर वो वापस से टेबल पर रखा एक वाइन का बोतल उठाती है और अपने रूम में दौड़कर चली जाती है। उसका पूरा नशा तो एकांश के गले दबाने से उतर ही गया था और अभी उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को निकाल नहीं सकती थी। वो जानती थी कि एकांश का अगर गुस्सा चढ़ा तो वो उसे खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। कामिनी के वहां से जाने के बाद एक सर्वेंट पिलर के पीछे से बाहर आया और बहुत ही रिस्पेक्ट टोन में अपना सर झुकाते हुए एकांश से कहता है, आई एम सॉरी सर, पर मुझे उनके बेडरूम में कुछ भी नहीं मिला, उन्होंने शायद सारे सबूत कहीं और छुपाए हैं। एकांश एक नज़र में सर्वेंट की तरफ देखा है और अपने दोनों हाथ को अपने पेंट के पॉकेट में डालकर कामिनी के कमरे के तरफ देखते हुए कहता है, ये बहुत ही शातिर है, इसने बहुत अच्छे से सारे चीजों को सो किया है, इसकी चालाकी से तो मैं भी इम्प्रेस हूँ, पर ये ज्यादा दिन तक जीत नहीं सकती। इतना कहकर वो सर्वेंट की तरफ देखा है और अपने कोल्ड टोन में कहता है, नजर रखना इस पर, इसकी एक गलती हम लोगों के लिए जैकपॉट साबित होगी। इसे अपनी गलती छुपाने के लिए बार बार मेहनत करनी होगी और हमें इसकी गलती पकड़ने के लिए बस एक चांस की जरूरत है और उसे चांस को किसी भी तरह हमने छोड़ नहीं सकते, इसलिए अपने आंख का नाका सब खोल के रखना। इतना कहकर एकांश वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अक्षता सोकर उठ गई थी और डोडो भी वहां से जा चुका था। अक्षता घूम घूम कर पूरा विला देख रही थी। जब से वो आई थी तब से उसने विल को अच्छे से देखा ही नहीं था और उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि एकांश उसे बिना बताए ही कहीं चला गया। तभी उसके पास एक कॉल आता है। वो एक बार अपने फोन को देखते हैं जिस पर एक नाम सो हो। उस नाम को देखकर अक्षता को बहुत गुस्सा आता है, पर फिर भी अपने गुस्से को अपने अंदर दबाते हुए उसे फोन को उठा लेती है। अक्षता कुछ बोलती उसकी पहले ही दूसरे साइड से आवाज आती है, कैसी हो अक्षता और कहाँ हो। अक्षता उसकी बात को जवाब देती उससे पहले ही दूसरे साइड से फिर से आवाज आती है, वैसे छोड़ो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वैसे मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि एकांश मेरे साथ है और हम दोनों बहुत ही अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अक्षता उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए कहती है, झूठ बोलना बंद करो, मैं जानती हूँ एकांश तुम्हारे पास नहीं होंगे कामिनी। अक्षता की ये बात सुनकर दूसरे साइड से हंसने की आवाज आती है और वो हंसते हुए ही कहती है, ओ अक्षता, तुमको अभी भी एकांश पर विश्वास है, जबकि मैंने तुम्हें कितनी बार साबित करके दिखाया है कि एकांश तुमसे प्यार नहीं करता है बल्कि मुझसे प्यार करता है। कामिनी की बात सुनकर एक पल के लिए अक्षता के सामने पिछले एक हफ्ते की सारी बातें उसके आंखों के सामने चलने लगी, जिससे उसके आंखों में आंसू आ गए। पर तभी उसको अभिनव की बात याद आ गई और एकांश का उसके लिए केयर करना याद आ गया। उन सभी चीजों को याद कर कर अक्षता अपने मन में ही कहती है, नहीं, ये कमीनी जरूर कुछ गेम खेल रही है, एकांश मुझे और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तभी उसे कामिनी की आवाज सुनाई देती है। कामिनी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, किन ख्यालों में खो गई हो तुम, चलो मैं तुम्हें एक बार फिर से एक प्रूफ देकर साबित करती हूँ कि एकांश मेरे पास है। और इतना कहकर वो फोन कट कर देती है।
और कुछ ही देर में अक्षता के मोबाइल पर कुछ फोटोज आते हैं जिसमें कामिनी ने एकांश का हाथ पकड़ा हुआ था। कुछ फोटोज में कामिनी एकांश के बिल्कुल करीब खड़ी थी। उन फोटोज को इस ढंग से लिया गया था कि उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ढंग से दिख नहीं रहे थे और उन दोनों की क्लोजनेस दिख रही थी। उन फोटोज को देखकर कोई भी धोखा खा सकता था और कहीं ना कहीं यही हुआ भी। अक्षता उन फोटोज को देखकर फिर से उदास हो गई। तभी उसके पीछे से एकांश आया और उसे पीछे से ही गले लगाते हुए अपनी चीन को उसके शोल्डर पर रखकर बहुत ही प्यार से कहा, स्वीट हार्ट, तुमने पूरा विला देख लिया, अगर कुछ बचा है तो चलो हम दोनों साथ में देखते हैं। एकांश को अपने पीछे महसूस कर अक्षता उसे अपनी कहुनी से पीछे धकेल कर उसे अलग हुई और उसके सामने गुस्से में खड़े होकर अपनी इंडेक्स फिंगर उसके तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, पहले ये बताए कि आप थे कहाँ। एकांश को कामिनी के इरादे के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसने झूठ कह दिया कि वो ऑफिस में था। ऐसा नहीं था कि वह अक्षता से कामिनी की मुलाकात छिपाना चाहता था। बस उसे डर था कि कहीं अक्षता फिर से उसे गलत ना समझ ले, पर उसकी यही गलती उस पर अब भारी पड़ने वाली थी। अक्षता उसके झूठ को सुनकर उसे एक थप्पड़ लगा देती है। अक्षता के थप्पड़ लगाने से एकांश का चेहरा दूसरे साइड झुक गया था और एकांश के गाल पर अक्षता की उंगलियों के निशान पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि अक्षता ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एकांश से थप्पड़ मारा हो। अक्षता के ऐसे अचानक थप्पड़ मारने से एकांश उसे घूरने लगता है, लेकिन अक्षता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे एकांश के ऐसे घूमने पर और गुस्सा आता है और वो बिना देरी किए हुए ही एक और थप्पड़ एकांश के दूसरे गाल पर मार देती है। अब एकांश को बहुत ही गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अक्षता का दोनों हाथ पकड़कर उसे उसके कमर से लगाकर अपनी दांत पीसते हुए कहता है, यह क्या बदतमीजी है, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं तुम्हें जितने प्यार से रख रहा हूँ उतना ही तुम मेरे सर पर चढ़े जा रही हो। एकांश की बात सुनकर अक्षता एक व्यंग भारी स्माइल करते हुए कहती है, आपको क्या लगता है कि आप मुझसे ज्यादा ताकतवर है तो आप अपनी हुक्म मुझ पर चला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मौका देखते ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। आपका ये प्यार, ये सब कुछ दिखावा है। अक्षता की ऐसी बातें सुनकर और इस बात को सुनकर कि वो फिर से उसे भगाने की धमकी दे रही है, एकांश को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बिना देरी किए ही अक्षता को अपने कंधे पर उठा लेता है किसी बोरी की तरह। वही अक्षता उसे अपने मुक्के से एकांश की पीठ पर लगातार मारे जा रही थी, पर एकांश को इससे कोई फर्क नहीं कर रहा था और अपने रूम में जाकर एक डांस अक्षता को अपने बेड पर पटक देता है। तभी अक्षता के हाथ से उसका मोबाइल छूटकर बेड के दूसरे साइड चल जाता है और वैसे ही एकांश की नजर अक्षता के फोन पर पड़ती है। अक्षता के मोबाइल में अब भी वही सारे फोटोज खुले हुए थे, जिसे देखकर एकांश को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगा कि ये सारा काम कामिनी का किया धरा है। एकांश को कामिनी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने मुट्ठी को करते हुए अपने मन में कहा, बस एक बार वो सारे सबूत मेरे हाथ आ जाए या फिर इस बात का सबूत मुझे मिल जाए कि उसे दिन अक्षता ने कुछ नहीं किया था, उसके बाद मैं इस कमीनी को देखता हूँ। एपिसोड 23, एकांश का खाना बनाना। अभिनव और अश्वी। अब तक एकांश की बात सुनकर अक्षता एक व्यंग भारी स्माइल करते हुए कहती है, आपको क्या लगता है कि आप मुझसे ज्यादा ताकतवर है तो आप अपनी हुक्म मुझ पर चला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मौका देखते ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। आपका ये प्यार, ये सब कुछ दिखावा है। अक्षता की ऐसी बातें सुनकर और इस बात को सुनकर कि वो फिर से उसे भगाने की धमकी दे रही है, एकांश को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बिना देरी किए ही अक्षता को अपने कंधे पर उठा लेता है किसी बोरी की तरह। वही अक्षता उसे अपने मुक्के से एकांश की पीठ पर लगातार मारे जा रही थी, पर एकांश को इससे कोई फर्क नहीं कर रहा था और अपने रूम में जाकर एक डांस अक्षता को अपने बेड पर पटक देता है। तभी अक्षता के हाथ से उसका मोबाइल छूटकर बेड के दूसरे साइड चल जाता है और वैसे ही एकांश की नजर अक्षता के फोन पर पड़ती है। अक्षता के मोबाइल में अब भी वही सारे फोटोज खुले हुए थे, जिसे देखकर एकांश को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगा कि ये सारा काम कामिनी का किया धरा है। एकांश को कामिनी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था
उसने अपने मुट्ठी को करते हुए अपने मन में कहा, बस एक बार वो सारे सबूत मेरे हाथ आ जाए, या फिर इस बात का सबूत मुझे मिल जाए कि उसे दिन अक्षता ने कुछ नहीं किया था, उसके बाद मैं इस कमीनी को देखता हूँ। अब आगे। तभी एकांश अक्षता की तरफ झुकता है और उसकी दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर कर कर एक हाथ से पकड़ता है और अपने दूसरे हाथ से अक्षता का गाल पकड़ कर कहता है, स्वीट हार्ट मेरी बात सुनो, वो सब उसकी चाल है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं वहां गया था क्योंकि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसकी बात पर अक्षता एकांश पर बिगड़ते हुए कहती है, अच्छा तो ये बताए कि आप मुझसे झूठ क्यों बोले। उसकी बात पर एकांश गहरी सांस लेकर कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था कि उस कमीनी ने इतनी घटिया चाल चली है। फिर एकांश अक्षता का दोनों हाथ छोड़कर उसे सीधा बैठता है और खुद बेड पर बैठकर अक्षता को अपने गोद में लेकर बहुत प्यार से कहता है, स्वीट हार्ट तुम क्यों बार बार उस लड़की के बाद में आ जा रही हूँ, वह लड़की बस हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। एकांश की बात सुनकर अक्षता को भी एहसास होता है कि कामिनी हर बार उसके और एकांश के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करती है और हर बार वो गलत साबित होती है। ये सब सोचकर अक्षता एकांश की तरफ देखकर बहुत ही मासूमियत से कहती है, ये बात तो आपने सही कही, वो कमीनी नहीं कमीनी है। ये कहते वक्त अक्षता का चेहरा गुस्से से फूल गया था और उसका चेहरा लाल हो गया था, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा क्यूट दिख रही थी। एकांश अक्षता को ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसके गाल पर एक किस कर दिया, जिससे अक्षता अपना मुंह फुला के ही एकांश की तरफ देखकर कहती है, आपने हमें कैसे क्यों किया, हम अभी आपसे नाराज हैं। उसकी इस बात पर एकांश बहुत ही प्यार से कहता है, तो बताओ मेरी स्वीट हार्ट को मैं मनाने के लिए क्या करूं। उसकी बात पर अक्षता अपनी आंखें छोटी कर कर एकांश की तरफ देखती है और कहती है, मैंने आपको सुबह ही ने कहा था कि आप मेरे लिए अब आप खाना बनाएंगे और मुझे अभी बहुत भूख लगी है, इसलिए आप मेरे लिए जाकर कुछ खाने के लिए बना कर लाइए। इतना कहते हुए अक्षता अपनी इंडेक्स फिंगर गेट की तरफ दिखती है, जैसे इशारे में भी कह रही हो कि जाकर खाना बनाए। एकांश उसके तरफ थोड़ा झुकता है और बहुत ही सेडिक्टिव वॉइस में कहते हैं, वैसे तुम पहली लड़की हो जो मुझ पर अपना हुक्म चल रही हो। एकांश की ऐसी बातें सुनकर अक्षता अपने मुंह फूले हुए ही कहती है, हाँ तो और आपको मेरी सरा हुक्म मानना भी पड़ेगा। उसकी बात पर एक कार्ड अक्षता की नाक पकड़ कर थोड़ा हिलता है और उसे आराम से बेड पर बैठकर खुद किचन में चला जाता है। एकांश की किचन में आते ही सभी सर्वेंट घबरा जाते हैं और सब एक साइड में जाकर अपना सर नीचे झुकाकर अपना आगे हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। एकांश उन सब की तरफ देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे मेरी स्वीट हार्ट के लिए खाना बनाना है, इसलिए तुम सब मेरी हेल्प करोगे। एकांश की बात सुनकर सभी सर्वेंट अपनी आंखें सारे एकांश को देखने लगते हैं और अपने मन में ही सोचने लगते हैं कि जिस इंसान ने एक गिलास पानी भी खुद से ना लिया हो, वो किसी के लिए खाना बनाएगा। उन सब की ऐसी नजरें को देखकर एकांश थोड़ा झुंझुलाते हुए कहता है, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जितना कहा गया है उतना करो। तभी वहां का हेड सेफ आगे आता है और बहुत ही रिस्पेक्ट से अपने सर को अकाउंट के सामने झुकाकर रिस्पेक्टफुल टोन में कहता है, ओके सर, जैसा मैं आपको बताते जाऊंगा वैसा वैसा आप करते जाएगा। ये बोलते वक्त बेचारे उसे सैफ का हार्ट बीट इतना तेज चल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि उसका दिल उसके मुंह से ही बाहर आ जाएगा, पर फिर भी उसने हिम्मत कर कर एकांत से ये सारी बातें कह दी थी। एकांश भी बिना कुछ कहे अपनी गर्दन हाँ में दिला देता है और वैसे ही करने लगता है जैसे जैसे वो सैफ उसे करने को कह रहा था। बहुत ही मजाक करने के बाद एकांश ने एक सब्जी बनाई जो कि मटर और आलू की थी। सब्जी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। एकांश और सब्जी को देखकर बहुत ही खुश लग रहा था। खुश होता भी क्यों ना, उसने पहली बार कुछ खाने को बनाया था। तभी वो हेड शेफ के तरफ देखकर कहता है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और वहां से फ्रेश होकर अक्षता को भी अपने साथ लेकर डाइनिंग टेबल पर आऊंगा, तब तक आप सारे खाने को डाइनिंग टेबल पर लगा दीजिए और उस सब्जी को बहुत ही अच्छी तरीके से सजा कर रखिएगा। एकांश की बात सुनकर हेड शेफ ने भी अपना सर नीचे झुकाए ही बहुत ही रिस्पेक्ट से हाँ कहता है। उसकी हाँ सुनकर एकांश अपने रूम में चला जाता है।
जब एकांश अपने रूम में जाता है तो देखा है कि अक्षता फिर से सो गई है। जब से अक्षता प्रेग्नेंट हुई थी तब से वो हद से ज्यादा सोती थी। उसे देखकर एकांश उसके पास आया और बहुत ही प्यार से उसको उठाते हुए कहता है, स्वीट हार्ट उठो खाना खा लो, जैसे तुमने कहा था मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। उसकी बात सुनकर अक्षता झट से उठ जाती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कर एकांश की तरफ देखकर कहती है, क्या सच में आपने मेरे लिए खाना बना दिया? उसके इस बात पर एकांश बस अपनी पलके के झटका देता है, जिसे देखकर अक्षता एक्साइटेड हो गई और एकांश के गले लग गई। एकांश भी उसे अपने बाहों में भर लिया। एकांश के चेहरे पर अभी बहुत ही एड्रेबल स्माइल थी और वही अक्षता के चेहरे पर भी एक सुकून भरी स्माइल थी। कुछ देर बाद अक्षता और एकांश दोनों ही डाइनिंग हॉल में है और दोनों ही बहुत ही आराम से डाइनिंग चेयर पर बैठकर अपने खाने का इंतजार करने लगे। एकांश ने बड़े प्यार से अक्षता को अपना बनाया हुआ सब्जी एक बाउल में डाल कर दिया। अक्षता भी एक्साइटेड होते हुए उसे सब्जी को खाने लगी और जैसे ही उसने अपना पहला निवाला खाया उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, हम वाओ कितना स्वादिष्ट है। और उसने आंख बंद कर स्पून से उसे सब्जी को खाने लगी। अक्षता को इस तरह सब्जी को खाता देखकर अक्षत के चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसका बनाया हुआ खाना अक्षता को इतना पसंद आया। तभी अक्षता ने उस बोल में रखा सारा सब्जी खा लिया। इस बीच एकांश ने एक भी बाइट नहीं खाया था, वो बस अक्षता को निहार जा रहा था। तभी अक्षता एकांश की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से कहती है, क्या मुझे और सब्जी मिलेगा? उसकी बात पर एकांश और सब्जी उसके बोल में डाल देता है और अब अक्षता उसे चपाती के साथ खा रही थी। एकांश को उस सब्जी को खाने का मौका नहीं मिला। एकांश ने सब्जी बहुत कम ही बनाई थी, क्योंकि उसे लगा था कि अगर सब्जी अच्छी नहीं बनी तो सब्जी बर्बाद हो जाएगी, जो कि वो नहीं चाहता था। इसलिए उसने बहुत कम ही सब्जी बनाई थी और सारी की सारी सब्जी अक्षता नहीं खा ली थी। पर एकांश को इस चीज का थोड़ा भी गम नहीं था, क्योंकि सब्जी कितनी अच्छी बनी थी इस बात का अंदाज वो अक्षता के चेहरे की खुशी से ही पता लगा चुका था। कुछ देर बाद खाना खाने के बाद अक्षता और एकांश अपने बेडरूम में थे और एकांश अक्षता को अपने बाहों में भरकर सुकून से सो रहा था। अक्षता भी एकांश के सीने पर अपना सर रखकर आराम से सो रही थी, इस बात से अनजान कि कल की सुबह उसकी जिंदगी की दर्दनाक सुबह होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ अश्वी की फ्लाइट इंडिया में लैंड कर चुकी थी। रात का टाइम था, इसलिए अश्वी ने अपने घर के एक सर्वेंट को फोन कर कर बता दिया था और एक कार को लेकर आने को कहा था। अश्वी कुछ कम नहीं चली ही थी कि उसके सामने एक लैम्बोर्गिनी आकर खड़ी हो गई है, जिससे एक पल के लिए तो अश्वी डर गई, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के अंदर गाड़ी चलाने वाले को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी और डर के मिले जुले भाव आ गए। तभी उसे गाड़ी का गेट खुला और गाड़ी चलाने वाला शख्स गेट के बाहर निकाल और अश्वी के आगे आकर खड़ा हो गया। अश्वी उसे देखकर कुछ कहने वाली थी कि उससे पहले ही उसने अश्वी को अपने गले से लगा लिया। अश्वी भी एक पल के लिए चौंक गई, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने भी उस इंसान को अपने गले से लगा लिया। अश्वी उसके गले से लगे हुए ही कहा, आपको कैसे पता चला कि मैं आ गई हूँ? उसकी बात पर उसने अश्वी को खुद से अलग कर कर उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, तुम्हारी पाल पाल की खबर रहती है बेबी डॉल। फिर उसके कान के पास आकर बहुत ही अजीब तरीके से कहा, तुमने जो कुछ भी लंदन में किया है उन सब का हिसाब अब तुम्हें चुकाना होगा। और फिर उससे अलग होकर उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बैठकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता है। अश्वी तो बिल्कुल ही स्तंभ हो गई थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे एहसास था कि जिस इंसान के साथ वह अभी है वो उसके लिए ओवर पजेसिव है। फिर उसे एहसास होता है कि उसने अभी उससे क्या कहा, जिसे याद कर कर अश्वी उसके तरफ देखकर बहुत ही रूड टोन में कहती है, आपको कैसे पता कि मैं वहां पर क्या क्या किया? फिर थोड़ी देर रुक कर कहती है, क्या आपने मेरे पीछे वहां पर स्पाई छोड़ रखे थे? पर उसकी बात पर उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। अश्वी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसने उसे इग्नोर किया, इसलिए उसने उस शख्स का हाथ को जोर जोर से हिलाते हुए कहा, बताया आप चुप क्यों हैं अभिनव जी?
अश्वी ऐसे करने पर अभिनव साइड में एक जगह गाड़ी को रोकता है और एक झटके में अपना सीट बेल्ट खोलकर अश्वी की तरफ झुककर उसके होठों पर एक लाइट किस कर कर उसे अलग होता है और बहुत ही अजीब तरीके से कहता है, तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि तुम अपने आप को लड़कों से दूर रखोगी, और जहां तक बात है तुम पर नजर रखने की, तो तुम मेरी हो और अपनी ही चीजों पर नजर रखना कोई बुरी बात नहीं है। अभिनव की इस रिएक्शन पर अश्वी कुछ कहा ना सकी, वो तो पहले ही शॉक थी कि अभिनव ने उसे पहली बार किस किया था। तभी उस अभिनव की बात समझ आई और उसे समझकर उसने थोड़े उदासी भरी लहजे में कहा, पर मैं कोई गुलाम नहीं हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं भी आपको पसंद करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी लड़के के पास नहीं जाऊंगी, मैं लड़कों से बात कर सकती हूँ। अश्वी ने ये बात कही थी कि अभिनव फिर से उसकी तरफ झुका और उसके गर्दन में बहुत जोर से बाइट कर कर उससे अलग हुआ। अभिनव के बाइट करने पर अश्वी की चीख निकल गई थी। फिर अभिनव अपने दांत पीसते हुए अश्वी के चेहरे को अपने हाथ में भरकर कहता है, डोंट यू डेयर बेबी गर्ल, तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, और अगर तुमने किसी और लड़के की तरफ आंख उठाकर देखने की सोची पीना, तो मैं उसे लड़के को खत्म कर दूंगा, और यकीन मानो मुझे ऐसे करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी और ना ही करने के बाद कोई अफसोस होगा। अभिनव का ऐसा पागलपन देखकर अश्वी को अब डर लगने लगा था। अश्वी अभिनव को पसंद करती थी, पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि अभिनव उसके लिए इतना ज्यादा पागल होगा। अभिनव के इस रिएक्शन पर अश्वी के आंखों से आंसू बहने लगे थे, जिन्हें देखकर अभिनव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभिनव ने अश्वी के गालों पर अपने अंगूठे से उसके आंसू को पोंछते हुए बहुत ही प्यार से उससे कहा, सो रो क्यों रही हो, मुझे तुम्हारे आंखों में आंसू पसंद नहीं है। फिर उसके फोरहेड पर किस कर कर उसे अपने सीने में छुपा लेता है और उसके पीठ को रब करने लगता है। लेकिन अश्वी उसके सीने से लगकर भी अपने आप को डरने से नहीं रोक पा रही थी। उसे बहुत तेज रोना आ रहा था, पर वो खोल के रो भी नहीं पा रहे थे। उसे डर था कि कहीं उसका रोना देखकर अभिनव कुछ और ना कर दे। उसे आज अभिनव से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। अभिनव भी इस बात को समझ रहा था और ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि अश्वी उसे डर रही है। इसी वजह से तो उसने अपनी पजेसिवनेस को अब तक अश्वी से छुपा के रखा था। पर जब वो इतनी दिनों बाद उसके सामने आई और इतने दिनों तक उसने न जाने कितने ही लड़कों के साथ बात किया, हंस हंस कर उनके साथ ब्रेकफास्ट और लंच किया, तो अभिनव का पजेसिवनेस उसके अंदर रह नहीं पाया और वो बाहर निकल गया। और जिसका अभिनव को डर था, वही हुआ। अभिनव का ये रूप देखकर अश्वी हद से ज्यादा डर गई थी। कुछ देर बाद अश्वी रोते रोते ही अभिनव के बाहों में सो गई। अभिनव को जब महसूस हुआ कि अश्वी सो गई है, तो उसने बहुत ही आराम से 8वीं को सीट पर लेट आया और उसे सीट बेल्ट लगा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी को ड्राइव करने लगा। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी अभिनव के फार्म हाउस के आगे खड़ी थी। अभिनव ने अश्वी को उसके घर न ले जाकर अपने फार्म हाउस लेकर आ गया था और उसने सर्वेंट को भी बता दिया था कि वो अश्वी को अपने साथ लेकर जा रहा है। इसलिए उस सर्वेंट ने भी कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि अभिनव और अश्वी एक दूसरे के दोस्त है। उसे इसमें कोई खराबी नहीं लगी, इसलिए उसने भी चुपचाप ही रहना सही समझा। अभिनव गाड़ी से बाहर निकाला और अश्वी को बड़ी ही आराम से अपने गोद में उठाकर अपने फार्म हाउस के अंदर ले आया और अपने बेडरूम में ले जाकर उससे बड़े ही आराम से उसे अपने बेड पर सुला दिया। फिर उसके फोरहेड पर किस कर कर चेंज करने के लिए चला गया। कुछ देर बाद अभिनव चेंज कर कर आया और अश्वी के बगल में लेटकर उसे अपने बाहों में लेकर सो गया। एपिसोड 24, अक्षता हॉस्पिटल में एकांश और अक्षता का हनीमून। अब तक इसी वजह से तो उसने अपनी पजेसिवनेस को अब तक अश्वी से छुपा के रखा था, पर जब वो इतनी दिनों बाद उसके सामने आई और इतने दिनों तक उसने न जाने कितने ही लड़कों के साथ बात किया, हंस हंस कर उनके साथ ब्रेकफास्ट और लंच किया, तो अभिनव का पजेसिवनेस उसके अंदर रह नहीं पाया और वो बाहर निकल गया। और जिसका अभिनव को डर था, वही हुआ। अभिनव का ये रूप देखकर अश्वी हद से ज्यादा डर गई थी। कुछ देर बाद अश्वी रोते रोते ही अभिनव के बाहों में सो गई।
अभिनव को जब महसूस हुआ कि अश्वी सो गई है, तो उसने बहुत ही आराम से 8वीं को सीट पर लेट आया और उसे सीट बेल्ट लगा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी को ड्राइव करने लगा। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी अभिनव के फार्म हाउस के आगे खड़ी थी। अभिनव ने अश्वी को उसके घर न ले जाकर अपने फार्म हाउस लेकर आ गया था और उसने सर्वेंट को भी बता दिया था कि वो अश्वी को अपने साथ लेकर जा रहा है। इसलिए उस सर्वेंट ने भी कुछ नहीं कहा, उसे पता था कि अभिनव और अश्वी एक दूसरे के दोस्त है। उसे इसमें कोई खराबी नहीं लगी, इसलिए उसने भी चुपचाप ही रहना सही समझा। अभिनव गाड़ी से बाहर निकाला और अश्वी को बड़ी ही आराम से अपने गोद में उठाकर अपने फार्म हाउस के अंदर ले आया और अपने बेडरूम में ले जाकर उससे बड़े ही आराम से उसे अपने बेड पर सुला दिया। फिर उसके फोरहेड पर किस कर चेंज करने के लिए चला गया। कुछ देर बाद अभिनव चेंज कर आया और अश्वी के बगल में लेटकर उसे अपने बाहों में लेकर सो गया। इसी तरह ये रात बीत गई। LLL। अब आगे। अगली सुबह एकांश सोकर हर दिन की तरह जल्दी उठ गया था, लेकिन अब तक अक्षता सोई हुई थी। जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी तब से वो ज्यादा ही सोती थी, इसलिए एकांश को इससे कोई भी दिक्कत नहीं हुई और वो अपनी डेली रूटीन को करने के लिए अपने जिम में चला गया। कुछ 2 घंटे बाद जब वो अपने रूम में आया तब भी अक्षता सोई ही हुई थी। अब एकांश को अक्षता के लिए थोड़ा चिंता होने लगी थी, क्योंकि अक्षता इतना भी नहीं सोई थी। एक डांस अक्षता के पास गया और उसे उठाने के लिए उसके गाल पर हाथ रखा, पर जैसे ही उसने उसके गाल पर हाथ रख उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसे पहली बार घबराहट महसूस हुई। वो घबराते हुए ही अक्षता के गालों पर हाथ से टेप करते हुए अपनी नर्वस आवाज में कहा, अक्षता अक्षता क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें इतना फीवर कैसे आ गया? आंखें खोलो अक्षता, प्लीज मुझे डराओ मत। एकांश ने पहली बार प्लीज शब्द का इस्तेमाल किया था। एकांश के बहुत कोशिश करने के बाद भी अक्षता अपने आंख नहीं खोली, जिसे देखकर एकांश और घबरा गया। वो तुरंत ही अक्षता को अपनी गोद में उठाकर दौड़ते हुए बाहर भागा। सभी सर्वेंट ने जब एकांश को इतने घबराया हुआ और अक्षता को बेजान उसकी गोद में देखा तो वो सब भी घबरा गए। जब एकांश बाहर आए तो ड्राइवर भी उसे देखकर हर बार आ गया और जल्दी से गाड़ी का गेट खोला, जिसे एकांश गाड़ी के बैक सीट पर अक्षता को लेकर बैठ गया और तुरंत ही ड्राइवर ने भी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को अस्पताल की तरफ बढ़ा दिया। कुछ देर बाद अक्षता इमरजेंसी वार्ड में लेटी हुई थी और एकांश बाहर कॉरिडोर में आगे पीछे घूम रहा था। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रहा था। तभी फीमेल डॉक्टर उसे वार्ड से बाहर आती है और एक आंख की तरफ देखकर बहुत ही धीमे स्वर में उसे कहती है, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसे फीमेल डॉक्टर की बात सुनकर एकांश का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था और होता भी ऐसे ही है। वह फीमेल डॉक्टर एकांश की तरफ देखकर घबराई हुई आवाज में कहती है, मिस्टर ओबरॉय क्या हम जान सकते हैं कि कल अक्षता ने क्या खाया था? डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर एकांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो चुप ही रहा। तभी डॉक्टर ने फिर से उसे पूछा कि अक्षता ने लास्ट टाइम क्या खाया था। डॉक्टर की बात सुनकर एकांश याद करते हुए कहता है कि उसने सब्जी और चपाती खाई थी, जिसे सुनकर डॉक्टर एकांश के तरफ देखते हुए कहती है, क्या सब्जी और चपाती में कोई ऐसी चीज थी जिससे बच्चे और मन दोनों को ही नुकसान पहुंच सके? डॉक्टर की गोलमाल बात एकांश को समझ नहीं आ रही थी, इसलिए एकांश थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अपनी ऊंची आवाज में डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ बताएं। एकांश की बात पर डॉक्टर गहरी सांस लेती है और बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, आप मेरे साथ अंदर लिए। एकांश भी डॉक्टर के साथ अक्षता के वार्ड में चला जाता है। डॉक्टर एकांश को बेड की तरफ इशारा करते हुए कहती है, सर आप ये रेड स्टैंड देख रहे हैं, क्या आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी के बारे में कुछ पता है? ये दोनों ऐसे टॉपिक है जिससे 90% लोग जानते हैं, लेकिन कोई भी मेल अच्छे तरीके से नहीं जानता। कोष्टक। एकांश ने डॉक्टर की तरफ हाँ में अपनी गर्दन हिलाई, लेकिन फिर भी उसे गहराई से इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता था जितना उसने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा था, बस उसे उतना ही पता था। कोष्टक।
डॉक्टर ने उसकी हाँ सुनकर आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, तब आपको ये भी पता होगा कि प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी ब्लीडिंग नहीं होती है। हाँ, किसी किसी केस में किसी किसी को थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाती है, पर आपकी वाइफ के केस में ये अलग है। आपकी वाइफ को हैवी ब्लीडिंग हो रही है। एकांश डॉक्टर की बात सुनकर थोड़ा बहुत तो कुछ कुछ समझ गया था, लेकिन फिर भी वो एक्सप्रेशंस चेहरे लेकर डॉक्टर को देख रहा था और डॉक्टर के आगे खाने का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर उसके फेस को देखकर समझ गई कि अब उसे पूरी सच्चाई उसे बतानी होगी, इसलिए वो अपनी धीमी आवाज में कहती है, सर कल जो भी इन्होंने खाया है उसमें कुछ ऐसा मिला था जिससे बच्चों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बच्चा ठीक है या फिर वो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दोनों है। उन्होंने उसे खाया तो है, लेकिन कुछ देर बाद इन्हें वो वॉमिटिंग हो गया है, जिस कारण उसे चीज का इन पर उतना असर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी इनकी कंडीशन बहुत ही नाजुक है। इन शॉर्ट मुझे इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। अगर एक हफ्ते तक उनकी कंडीशन सुधर जाती है तो ये इस बच्चे को रख सकते हैं, लेकिन अगर इतना कहकर वो डॉक्टर रुक जाती है। उस डॉक्टर को आगे खाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर होती भी कैसे, उसके आगे एकांत ओबरॉय खड़ा था और अपना सर नीचे झुका लेती है। एकांश उसकी आधी अधूरी बात को पूरा समझ जाता है और अपने हाथों की मुट्ठी कैसे लेता है। वो इस वक्त इतने गुस्से में लग रहा था कि कोई भी देखा तो उसके आंखों को देखकर ही उसे 100 गज की दूरी बना लेता। कुछ देर बाद एकांश अक्षता के बगल में बैठा हुआ था। अक्षता को ड्रिप लगी हुई थी। अक्षता अभी भी बेहोश थी। एकांश बस एक टक अक्षता को निहार रहा था। उसके दिलो दिमाग में डॉक्टर की कही गई बातें गूंज रही थी। अक्षता को निहारती निहारत ही उसे कुछ खुशनुमा यादें उसकी आंखों के सामने आ गई, जो कि उसने अक्षता के साथ बिताई थी। फ्लैशबैक। एकांश और अक्षता दोनों ही मनाली घूमने गए हुए थे। एकांश तो उसे इंडिया के बाहर ले जाना चाहता था, पर अक्षता इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहते थी, इसलिए उन दोनों ने ही मनाली अपने हनीमून के लिए चुना था। शायद उसे उस वक्त अक्षता को अपना पास्ट याद आ गया था, इसलिए उसने इंडिया से बाहर जाना सही नहीं समझा, पर उसे कहाँ पता था कि उसका पेस्ट उसका पीछा करते करते इंडिया आ जाएगा और उसकी जिंदगी को उथल पुथल कर देगा। अक्षता बहुत ही खुश थी मनाली आगे, और अक्षता को खुश देखकर एकांश खुश था। वहां पर उन लोगों ने बहुत ही मजे किए थे। एकांश ने वह सारी चीज की है जो उसने कभी नहीं किया था, लेकिन अक्षता की खुशी के लिए हर एक चीज किया। उसे वक्त ठंड का मौसम था, इसलिए बर्फ पड़ रही थी। बड़ी बड़ी पहाड़ों पर सफेद परी बर्फ बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अक्षता उन बर्फ को देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, और एकांश अक्षता को एक्साइट देखकर खुद भी एक्साइटेड हो गया था। तभी अक्षता ने एक बर्फ का गोला उठाया और एकांश की तरफ फेंक दिया। एकांश इस हमले के लिए तैयार नहीं था, जिस कारण वो बर्फ का गोला उसके फेस पर जाकर लगा, जिससे अकाउंट को थोड़ा चोट भी लगा था। लेकिन एकांश इस चोट को बुलाकर अक्षता के पीछे दौड़ने लगा। अक्षता भी उससे बचकर भागने लगी। एकांश भी अक्षता की तरफ बर्फ के गले फेंक रहा था। अक्षता भी मौका देखकर एकांश की तरफ बर्फ के गले फेंक रही थी। दोनों ही एक तरह से की फाइट कर रहे थे और खिलखिलाकर बहुत हंस रहे थे। कुछ देर बाद जब अक्षता थक गई, तब वो एकांश की पीठ पर चढ़ गई। किसी एक छोटे बच्चों की तरह एकांश ने भी अक्षता को अपने पीठ पर ले लिया। जब सूरज ढल रहा था तो वहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जिसे देखकर अक्षता को बहुत ही सुकून मिल रहा था। तभी एकांश ने अक्षता की कमर से उसे खुद की तरफ किया और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। धीरे धीरे उनके किस पैशनेट किस में बदलती चली गई। अक्षता को भी उसका किस करना अच्छा लग रहा था। वहां ठंड बहुत था और दोनों के होठ गर्म। ऐसे ही किस करते करते एकांश ने अक्षता को अपने गोद में उठा लिया और उसे गोद में उठाकर अपने रेसिडेंशियल स्वीट में ले आया। अक्षता भी उसके बाहों में समेट गई थी। एकांश ने बड़े आराम से अक्षता को बेड पर बैठाया और धीरे धीरे कर उसके कपड़े निकालने लगा और उसके गर्दन कॉलरबोन पर किस करने लगा। अक्षता के भी हाथ एकांश के शरीर से उसके कपड़े हटाने लगे और उसके हाथ उसके बाल और गले पर चलने लगे।
अक्षता का साथ पाकर एकांश और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और धीरे धीरे उन दोनों ने अपने आप को एक दूसरे को सौंप दिया। कुछ ही देर में उसे रूम में अक्षता की सिसकियां गूंजने लगी और एकांश की गहरी गहरी सांसें। करीब 4 से 5 बजे के बीच में एकांश ने अक्षता का छोड़, भले ही अक्षता ने उसे बीच में कई बार रिक्वेस्ट की थी उसे छोड़ने की, पर एकांश तो एकांश था, वह कहाँ उसकी बात मानने वाला था। एकांश हर बार कुछ देर और का कर उसे इतना देर तक परेशान किया। एकांश के छोड़ते ही अक्षता गहरी नींद में चली गई और एकांश भी उसे अपने बाहों में लेकर सो गया। सुबह के लगभग 10 बजे एकांश की नींद खुली। जब एकांश ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर अक्षता पर गई, जो कि हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। खिड़की से हल्की हल्की रोशनी जो उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसे अक्षता का चेहरा किसी सोने के जैसा चमक रहा था। एकांश अक्षता को देखकर मुस्कुरा दिया और उसके फोरहेड पर किस किया और उसे आराम से बेड पर सीधा लेटकर उठने लगा। तभी उसकी नजर उसके बॉडी पर गई। एकांश के उठने से अक्षता के ऊपर का ब्लैंकेट हट गया था, जिससे अक्षता का फिगर एकांश की आंखों के सामने आ गया। एकांश अक्षता को बहुत ही बेशर्मी तरीके से निहार रहा था। तभी अक्षता भी अंगड़ाई लेते हुए उठने लगी और जैसे ही अक्षता ने अपनी आंखें खोली, उसके सामने एकांश का चेहरा था जो उसे ही देख रहा था। अक्षता ने उसे देखकर स्माइल की। उसे एहसास भी नहीं था कि अभी वो किस हालत में है। तभी उसने एकांश की नजरों का पीछा किया और जब उसने खुद को देखा तब वो एक पल के लिए चौंक गई और खुद को ब्लैंकेट से करते हुए अपनी आंखें दिखाते हुए एकांत से कहती है, कितने बेशर्म हैं आप, आपको सर नहीं आ रही है मुझे ऐसे देखते हुए। उसकी बात पर एकांश तिरछा मुस्कुराकर अक्षता को अपनी बाहों में लेकर कहता है, कैसी शर्मा, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें हर तरीके से मैं देख सकता हूँ। देख सकता क्या हूँ, मैं तो देखता हूँ और तुम मुझे इसके लिए रोक नहीं सकती। एकांश की ऐसी बातें सुनकर अक्षता अपना मुंह फुलाकर दूसरे तरफ देखने लगती है और अपने ब्लैंकेट को सही से अपने बॉडी पर लपेटकर नीचे उतरकर वॉशरूम में जाने लगती है, जिसे देखकर एकांश फिर से अक्षता को पीछे के साइड भेजता है, जिससे अक्षता एकांश के बाहों में आकर गिर जाती है। अक्षता अपना मुंह फुलाए हुए ही कहती है, ये क्या बदतमीजी है, छोटी है मुझे। एकांश उसके नेक पर किस करते हुए कहता है, नो स्वीटहार्ट, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले हमें मॉर्निंग रोमांस तो करने दो। एकांश की बात सुनकर अक्षता की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और अक्षता अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं प्लीज, आपने रात में ही मुझे बहुत थका दिया है और मुझ में अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। एकांश अक्षता की बात सुनकर हंसता है और कहता है, अच्छा तो मैं इतना परफेक्ट हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर एक डांस अक्षता को अपने गोद में उठकर बेड से नीचे उतरता है और उसके तरफ शरारती मुस्कान देते हुए कहता है, चलो स्वीटहार्ट, आज हम दोनों साथ में चावल लेते हैं। एकांश की बात पर फिर से अक्षता अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं जानती हूँ कि आप वहाँ पर क्या करेंगे और जैसा कि मैंने कहा मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है अब। पर एकांश कहाँ मानने वाला था। वो इसी तरह अक्षता को अपनी गोद में लेकर वॉशरूम में चला जाता है और अपना रोमांस कंटिन्यू करता है। फ्लैशबैक एंड। एकांश का ध्यान तब टूटा है जब एक नर्स अक्षता को कुछ इंजेक्शन देने के लिए वार्ड में आती है। उसे नर्स को देखकर एकांश अक्षता कहाँ छोड़कर उसे थोड़ी दूरी पर खड़ा हो जाता है। वह नर्स बड़े ही आराम से अक्षता के ड्रिप में कुछ इंजेक्शन डालती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। इस बीच एकांश का पूरा फोकस अक्षता के चेहरे पर ही था, जहां पर बहुत ही दर्द दिख रहा था। अक्षता बेहोश थी, पर फिर भी अक्षता के चेहरे पर दर्द साफ साफ देखा जा सकता था। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद था। एकांश अपनी मुट्ठी को करते हुए खुद से ही कहता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, अब तुम्हें मौत से भी भयंकर सजा मैं दूंगा। इस वक्त एकांश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर उसकी आंखों में हद से ज्यादा गुस्सा था। एपिसोड 25 मौत, जिसने हमारे बच्चे को नक्सन पहचान की कोशिश की। अब आगे। अक्षता अभी भी बेहोश पड़ी थी।
एकांश उसकी तरफ आया और उसके फोरहेड पर कैसे कर कर उसका हाथ पकड़कर बहुत ही सॉफ्ट टोन में कहा, स्वीट हार्ट तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। तुम्हारा गुनहगार को सजा देकर जिसने हमारे बच्चे की जान लेनी सोची है, अब उसकी जान बच नहीं सकती। इतना कहकर वो एक बार फिर से अक्षता के फोरहेड पर किस किया और फिर उसके हाथ पर भी किस कर करवाट से बाहर निकल गया। जैसे ही एकांश बाहर निकाला वैसे ही अभिनव उसके जस्ट सामने आ गया। एकांश और अभिनव दोनों ही एक दूसरे को अपनी गहरी निगाहों से देख रहे थे। फिर अभिनव बिना कुछ कहे अक्षता के बोर्ड में चला गया और एकांश हॉस्पिटल से बाहर आ गया। कुछ देर बाद एक अंधेरे रूम में एक लड़की बहुत ही झटपटा आ रही थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, वह बार बार बस एक ही बात बोल रही थी, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। पर वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वक्त के साथ उसके चिल्लाने और रोने की आवाज है और ज्यादा बढ़ते जा रही थी। उसकी आवाज सुनकर पता चल रहा था कि उसे किस हद तक टॉर्चर किया जा रहा है। जैसे ही वो बेहोश होने को हुई उन लोगों ने उसे छोड़ दिया और कमरे से 4 से 5 गुंडे जैसे दिखने वाली औरतें उस कमरे से बाहर आई। वही एक और इंसान था जिसे बहुत ही दर्दनाक मौत दे दी गई थी, उसके शरीर पर भी बहुत से चोटों को निशान थे। उन सभी ने अपना सर झुकाकर एक इंसान के सामने बहुत ही रिस्पेक्ट टोन में कहा, सर आपने जैसा कहा था हमने वो सब कर दिया है, अब वो बेहोश होने वाली थी इसलिए हमने उसे छोड़ दिया, आपने कहा था कि उसे होश में ही रखना है इसलिए। उस शख्स ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हाँ में हिला दिया और खड़ा होकर उस रूम की तरफ बढ़ गया जिस रूम में उसे लड़की को बेजान हालत में छोड़ा गया था। उस शख्स ने उसे लड़की के पास जाकर नीचे झुककर उसके बालों को मुट्ठी में भरकर अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे बनाए हुए खाने में जहर मिलाऊंगी और ऐसे ही बच के चली जाओगी? मैं तुम्हें इतने दिनों से सिर्फ इसलिए झेल रहा था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम्हारे पीछे किसका हाथ है, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे भिड़ सको। और इतना कहकर उसने उसके बाल को जोर से खींचकर दूर धागे दिया। उस लड़की ने अपनी अधखुली आंखों से देखते हुए अपने दर्द भरी आवाज में कहा, एकांश तुम उस लड़की के लिए मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हो? एकांश ने उसकी तरफ अपनी डेविल लुक देते हुए कहा, ओह रियली कामिनी, तुम्हें लगता है कि मैं उसे लड़की के लिए ये सब कर रहा हूँ, और तुम जो बच्चे को करने के लिए अपने लोगों को मेरे घर में सर्वेंट बनाकर भेजा और मेरे ही बनाए हुए खाने में जहर डाल दिया, उसका क्या? फिर थोड़ा व्यंग भरे मुस्कान देते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे आगे झुक गया हूँ? मैं कुछ चीज तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होने दिया? तुम्हें लगा कि तुम एकांश ओबरॉय से जीत सकती हो? तुम अब तक जीते आ रही हो क्योंकि मैं तुम्हें जितने दे रहा था। मैं बस चुप था इसलिए ताकि मैं पता लगा सकूं कि कौन वो है जिसके वजह से तुम्हें वो सारे सबूत मिले, क्योंकि तुम्हारे पास ना तो दिमाग है और ना ही ताकत जिस वजह से तुम्हारे पास वो सबूत आए हैं। मैं बस असली खिलाड़ी तक पहुंचाने के लिए खुद की हार का नाटक कर रहा था। तुम्हें क्या लगा जो हो रहा है वो सब तुमने प्लान किया है? नहीं, जो हो रहा था वह सब प्लान मेरा था। एकांश की बातें सुनकर कामिनी आंखें बड़ी किए हुए है उसे देखने लगी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कब वो जीती और कब वो हारी। फिर एकांश उसकी तरफ झुककर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में करते हुए अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था क्योंकि तुम मेरी बचपन की दोस्त थी, पर तुमने मेरे बच्चे पर वार कर कर बहुत बड़ी गलती की है, अब उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। इतना कहकर एक काम फिर से उसे दूर झक देता है और वहां से चला जाता है। एकांश बाहर आकर लेडी गार्ड से कहता है, याद रहे इसकी सांस रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ इसे हर वक्त अपने सांस रुकने की एहसास होना चाहिए। वन लेडी गार्ड ने अपने सर झुकाए हुए ही यस कहा। फिर एकांश उस इंसान के तरफ गया जो कुछ देर पहले ही मर गया था। एकांश उसे देखते हुए अपने गार्ड से कहा, इसकी बॉडी को इसकी फैमिली के पास भेज दो और हम इसने जो किया पैसों के लिए किया था, ताकि उसकी बेटी का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। इसलिए इसकी बेटी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, उसके ऑपरेशन से लेकर उसके पढ़ाई तक इसके किए की सजा इसकी बेटी को नहीं मिलनी चाहिए। इतना कहकर एकांश वहां से चला गया। कुछ देर बाद
एकांश जब अस्पताल में आया और अक्षता के वार्ड में घुसा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। फिर एकांश ने अपने आप को नॉर्मल किया और एक साइड में जाकर खड़ा हो गया। वार्ड में एकांश की और अक्षता की पूरी फैमिली थी। अक्षता को होश आ चुका था और सभी उससे बातें कर रहे थे। अक्षता भी अब पहले से ठीक लग रही थी और सबसे मुस्कुराकर बातें कर रही थी। एकांश बस चुपचाप खड़ा होकर अक्षता को ही देखे जा रहा था। तभी उसके पास अभय, ओमकार और अभिनव आते हैं। एकांत हम तीनों को देखकर एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ अपने कोर टोन में कहता है, प्लान चेंज करना पड़ेगा। अब तक तो उसे भी पता चल चुका होगा कि मैं कामिनी को मार डाला है। कभी ओंकार एकांश को बीच में ही ठोकते हुए कहता है, क्या सच में आपने उसे कामिनी को खत्म कर दिया? फिर अपने गाल पर टेप करते हुए कहता है, जहां मुझे तक याद है कि आप अपने किसी भी दुश्मन को इतनी आसानी से मौत नहीं देते, तो फिर आपने उसे कामिनी को इतनी आसानी से कैसे मारा, जबकि उसने तो सबसे बड़ी गलती कर दी है। ओंकार की ऐसी बातें सुनकर एकांश उसे अपनी का जाने वाली नजरों से देखने लगा। फिर वह अक्षता की तरफ देखकर बिना किसी भाव के कहा, हाँ सही कहा तुमने, वो जिंदा है। पर अब दुनिया के सामने वो मर चुकी है। और अब वो जिंदा हो भी नहीं सकती, क्योंकि अब मैं उसे तब तक कर तपाऊंगा जब तक वो मर नहीं जाती, और मैं उसे इतनी आसानी से मरने भी नहीं दूंगा। एकांश कितने खतरनाक बातें सुनकर अभिनव के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अभिनव कैसे स्माइल करता देखकर अभय कहता है, भाई पहले इंसान देखा है जिसने एकांश की ऐसी बातें सुनकर मुस्कुराया है। अभिनव अभय के तरफ देखकर कहता है, एकांश का ये पागलपन मेरी बहन के लिए है, मुझे तो खुश होना ही चाहिए। अभिनव की बात सुनकर अभय अपनी गर्दन ना में दिला देता है और अपने मन में ही कहता है, दोनों साले जीजा की जोड़ी खूब जमने वाली है। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद सभी लोग अक्षता को आराम करने के लिए कहकर वार्ड से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद एकांश अक्षता के पास आता है और साइड में रखा एक स्टूल पर बैठकर अक्षता का एक हाथ पकड़ कर कहता है, कैसी हो आप? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? कहीं पेन तो नहीं हो रहा है ना? अक्षता एकांश के आंखों में आंख डालकर बहुत ही एरोगेंट तरीके से कहती है, पेन तो नहीं हो रहा है कहीं, लेकिन हाँ, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे देंगे? एकांश उसकी बात पर अक्षता के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, तुम जान मांगेगा तो वो भी दे दूंगा। एकांश के इतना कहने के बाद अक्षता एकांश के आंखों में आंखें डालकर बहुत ही रूड टोन में कहती है, मुझे उस इंसान की मौत चाहिए जिसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। एकांत अक्षता की बातें सुनकर मुस्कुरा देता है और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से कहता है, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो कल सुबह तक तुम्हें ये खबर मिल जाएगी। एकांश के ऐसे कहने पर अक्षता अपना हाथ एक हाथ से छिड़वा कर गुस्से में कहती है, कल कल सुबह तक क्यों? क्या आपने अभी तक उसे पकड़ नहीं है? अक्षता की बात पर एक आज फिर से अक्षता के हाथ को अपने दोनों हाथ से पकड़कर कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो मेरे गिरफ्त में ही है, और जिसने वो जहर उसे खाने में मिलाया था वह तो मर भी चुका है, लेकिन जिसके कहने पर उसने किया था वो अभी जिंदा है, क्योंकि मैंने उसे जिंदा रखा है। एकांश ने इतना ही कहा था कि अक्षता ने फिर से गुस्से में एकांश की तरफ देखकर कहा, जिंदा रखा है? पर क्यों क्यों आप उसे जिंदा रख रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कि उसे कमीनी ने जो कहा था वह सही है। अक्षता का इतना गुस्सा करना उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं था। उसी को ध्यान रखते हुए एकांश उसे अपने गले से लगाकर उसके पीठ को सहलाते हुए बहुत ही प्यार से कहता है, नहीं स्वीट हार्ट, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उसे जिंदा इसलिए रखा है ताकि मैं उसे हर दिन एक नए तरीके से मौत दे सकूं, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि वो जल्दी खत्म हो जाए तो कल सुबह तक वह खत्म हो जाएगा, कम से कम मेरी इच्छा भी तो रह जाए। एकांश की इस बात को सुनकर अक्षता थोड़ा नॉर्मल होती है और एकांश को टाइटली पकड़ते हुए कहती है, हमारा बच्चा सैफ अली तो इस वर्ल्ड में आ जाएगा ना? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? ये बात कहते वक्त अक्षता का गला भर आया था। एकांश उससे शांत करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो स्वीट हार्ट, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारा बच्चा भी सेफली इस वर्ल्ड में आ जाएगा। अब मैं वो गलती नहीं रहूंगा जो गलती मैंने की है। अक्षता को भी उसकी ये बात सुनकर सुकून मिलता है और वो धीरे धीरे एकांश के बाहों में ही सो जाती है। एकांश को जब एहसास होता है कि अक्षत सो गई है तब वह भी उसके बेड पर उसकी बाहों में लेकर सो जाता है।
वहीं दूसरी तरफ खुशबू भी इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। वो अपने रूम में इधर से उधर टहल रही थी क्योंकि उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि उसके रूम में कोई और भी है। लेकिन जब वो इधर उधर देखते हैं तो उसे कोई नहीं देखा। तभी खुशबू अपने सर पर चपत लगाते हुए कहती है, खुशबू रात बहुत हो गई है, चल के सोने की कोशिश कर, ऐसे ही पूरी रात जागेगी तो ऐसे ही इल्यूजन आएंगे। इतना कहकर वो बेड की तरफ चली जाती है और बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे अपने बाहों में भर रहा है। इस एहसास के होते ही वो चिल्लाने को अपना मुंह खोलते हैं कि उससे पहले ही उसका मुंह ब्लॉक हो जाता है। और वही खुशबू अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर कर उसी शख्स को देख रही थी जिसने उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसके मुंह को ब्लॉक कर दिया था। सभी ओंकार उससे थोड़ा अलग होता है और बहुत ही सॉफ्टली कहता है, हे बेबी डॉल, चिल्लाने की कोशिश भी मत करना वरना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इतना कहकर वो मुस्कुरा देता है। वही खुशबू उसे गुस्से में घूरने लगती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।